नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां इंद्राणी अपने दोनों पिताओं की बकवास सुन रही होती है। जैसे वो दोनों एक ही बात पे लगे हुए हैं कि आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, आपको जो सही लगे वो आप कीजिए, ये बोल रहे होते हैं। जहां इंद्राणी कहती है कि बस आपको घर जाना था ना, तो आप घर जाएं और बाकी हम अपना डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर जब इंद्राणी ऐसे बोलती है तब वो दोनों ही फिर कहते हैं ठीक है। ईशांत ये बोलकर जाने लगते हैं और फिर मुथु उनके पीछे जाते हैं और इंद्राणी से कहते हैं कि मैं उन्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगते हैं और फिर दोनों ही एक साथ चलते चलते गांव के बाहर पहुंचते हैं। पूरे रास्ते भर में दोनों के बीच गहरा सन्नाटा होता है। उस सन्नाटे को चीरते हुए मुथु कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आपकी बेटी आपको ज़रूर अपनाएगी। ये बोलते हुए वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए उन्हें जाने के लिए से ऑफ करते हैं और वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। वो मुथु के इस बात पे सोच रहे होते हैं पूरे रास्ते भर में कार ड्राइव करते हुए, और सोच रहे होते हैं कि शायद वो दिन कभी ना आए या फिर शायद आए। हालांकि वो बहुत खुश भी थे इस बात से, इस शब्द से कि एक दिन उनकी बेटी उन्हें अपनाएगी। इस वजह से वो खुश थे और गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं घर जाने के लिए। उसी वक्त उनका दोस्त उनके घर के ठीक बाहर अपनी कार लेकर खड़ा होता है। वो जैसे ही पहुंचते हैं उनका दोस्त उनसे कहता है कि बाहर निकलो। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनका दोस्त कहता है, मैंने सुना तुम उस गरीब अनपढ़ लड़के, मतलब उसके गरीब माता पिता अनपढ़ जो भी है वो, उनका तुम ख्याल रखने वाले हो। क्यों, तुम्हारी बेटी मर गई इसलिए? क्या तुम भूल गए कि तुमने कैसे अपनी पत्नी को मरता हुआ छोड़ दिया था? अब उस लड़के को भी मेरे हवाले करके छोड़ दो ना, मैं उस बच्चे को देख लूँगा। मैं भी तुम्हारी जितना ही पढ़ा लिखा और जीनियस साइंटिस्ट हूँ। मैं उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिस पर वो अपने दोस्त का हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उनके कंधे पे हाथ रख कर ये बात कहता है। तब वो उनका हाथ हटाकर कहता है उनके कॉलर को पकड़ते हुए, जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया वो अब मैं किसी के साथ होने नहीं दूँगा। तुम मुझसे compete करने के चक्कर में तुमने बहुत पढ़ाई की, अच्छी बात है, तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। तुमने मेरी बेटी का, मेरी पत्नी का, हर किसी का तुमने इस्तेमाल किया। अगर तुम इतना ही प्यार करते थे मेरी पत्नी से, तो तुम कैसे मेरी पत्नी को चोट पहुंचा सकते थे? जिस पर वो कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, मैंने तो बस अपने प्यार की कुर्बानी दी है। प्यार की कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? प्यार में कुर्बानी क्या दी जाती है क्या? मुझे जहाँ तक लगता है कि प्यार में एक दूसरे का साथ देना होता है, एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, एक दूसरे की अच्छी बुरी हर सिचुएशन में एक दूसरे के लिए खड़े रहना होता है। सामने वाला अगर गलत भी हो तब भी उसे शांत कराना होता है, उसे बचाना होता है और बाद में भले उसे समझाना होता है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर प्यार है तो आप अपने प्यार को अपने हाथों से मार दो? अपनी चीज़ है इसलिए, लेकिन तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारी फीलिंग है ना। तो तुम अपनी फीलिंग्स के चक्कर में तुम किसी और की पत्नी को कैसे चोट पहुंचा सकते हो, वो भी अपने दोस्त की वाइफ को? और उस लड़की को जिस लड़की ने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे हर बुरे सिचुएशन में, तुम्हारे कॉलेज टाइम पे तुम्हारी मदद की। तुम एक बेहतरीन इंसान थे, लेकिन तुमने गलत काम किया। हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसका कोई सबूत है क्या कि मैंने क्या किया और क्या नहीं? कोई प्रूफ नहीं है और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम
उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना वो फैमिली, ना वो बच्चा और ना मेरी बेटी। अब कोई भी तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने उससे क्या कहा है, और उस सब में मतलब वो वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। क्या बात है, मतलब बहुत जल्द वो तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। ये बोलते हुए वो हंसने लगता है। तब वो उसका कॉलर पकड़ के गला एकदम से दबाने लगता है और फिर कहता है, तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन तुम अपनी बेटी को बचा नहीं सकते। अफसोस, तुम कैसे पिता हो और कैसे पति हो, अपनी बीवी तक को नहीं बचा पाए, और अब तो तुम्हारी बेटी भी मरने वाली है। तुम कैसे करोगे ये सब? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं वो सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर वो उसका कॉलर और गला दोनों ही छोड़ देता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बाकी मैं जो करना चाहता हूँ मैं वही करूँगा। जिस पर वो कहता है, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम अपनी बेटी को नहीं बचा पाओगे। जिस पर वो कहता है, मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे अपना ध्यान रखना, रास्ते में बहुत सारे गाड़ियाँ चलती हैं, कहीं कुछ तो हो ना जाए। क्या है ना, तुम गांव से शहर, शहर से गांव करोगे तो रास्ते भर में बहुत कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हें तकलीफ़ दे दे। वो कहता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और मैं तुम्हें तुम्हारे ही भाषा में जवाब दूँगा। तुमने मेरी पत्नी पे रिसर्च किया था ना, अब मैं तुम्हारे ही रिसर्च को रिवर्स करके किसी और की जान बचाकर तुम्हें हराऊँगा। ठीक है, तो तुम मेडिकली मुझसे लड़ना चाहते हो तो लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना तुम बस मेडिकली ही लड़ पाओगे मुझसे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारी बेटी को रास्ते से हटाने के लिए। तुम्हें जो करना है करो, बाकी मैं देख लूँगा। वाह, मैं तो शॉक्ड हो गया। तुम तो काफ़ी चेंज हो गए हो यार, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुम मेरे ही दोस्त हो ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने दोस्त का नया वर्जन देख रहा हूँ। क्या बात है मेरे यार, तुम अपनी बेटी से मिलके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। क्या सच में वो इतनी काबिल बन गई है? क्या है ना, मैं उसे काफ़ी समय से देखा नहीं हूँ। मैंने बहुत टाइम हो गया है उसे देखे हुए। क्या वो मुझे देखकर डरेगी जैसे बचपन में एक बार डर गई थी? उसका डरता हुआ चेहरा बहुत खूबसूरत था। क्या वो मुझे देखकर डर जाएगी? तुम्हारी हिम्मत भी मत करना मेरी बेटी के करीब जाने की। हिम्मत तो मैं कर चुका हूँ और मैं आगे भी करूँगा। अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया है मेरे यार। मैंने तो अभी तक तुम्हारी पत्नी पे रिसर्च किया, अब उस बच्चे पे, और अब तो मुझे जानना है कि जिस पर मैंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया वो अब कैसी इंसान है। उसे ठीक करने के लिए तुम्हें अपनी बेटी को तो जानना पड़ेगा ना। उसे जानना और फिर मुझे बताना कि मैंने कैसा इंसान बनाया है। वो शैतानों की भी शैतान है या फिर वो एक बेहतरीन इंसान है, मुझे जानना है। क्योंकि वक्त के साथ उसकी ताकत कैसी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैंने उसे देखा था बचपन में मुझे वो बहुत मज़ेदार लगी। क्या है ना, इतनी मज़ेदार लड़की को मैं जाने कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारी पत्नी को जाने नहीं दिया तो उसे कैसे जाने दे सकता हूँ? दोबारा मेरी पत्नी का नाम भी लिया ना मैं अपने चेहरे मुंह से तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तो उसका कॉलर पकड़कर बोलने लगता है ये बात, तो उसी टाइम पे
पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है तो वो उसका गला छोड़ देता है और फिर पुलिस कहती है आपको आपके दोस्त को मारने की कोशिश करने के जुर्म में जेल भेजा जाएगा। जिस पर वो कहता है किस बात के लिए? मेरे और मेरे दोस्त के बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। जिस पर वो कहते हैं कि आपके दोस्त ने ही एफआईआर लिखवाई है कि आप अपने दोस्त को जान से मारना चाहते हैं, और अभी अभी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप कैसे अपने दोस्त का गला दबा रहे थे। नहीं नहीं ऑफिसर, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा था। आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे यार तुम बताओ ना यार, बाय बाय। ये बोलते हुए वो जाने लगता है। पुलिस उसे लेकर जा रही होती है, तभी पुलिस से वो कहता है कि 1 मिनट ऑफिसर। फिर वो उसके पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कल तुम्हारी बेटी आएगी ना, उसे मिलकर मज़ा आएगा मुझे, बाय बाय। ये बोलकर वो चला जाता है। वो उधर गुस्से से आग बबूला होता है और उस पर हमला करने वाला होता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है अभी फिर से आपने हमारे ही आंखों के सामने अपने दोस्त को मारने की कोशिश की है रही है, और आप कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करना चाहते। चलिए आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। जिस पर वो कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर के सामने प्रोटेक्शन बढ़ा दें। आपको प्रोटेक्शन चाहिए आपके घर के सामने, पर क्यों? जिस पर इंद्रान वो कहते हैं ईशांत, मेरे घर में मेरी माँ है और मुझे डर है कि मेरा दोस्त मेरी माँ को मार देगा। आपका दोस्त आपकी माँ को मारेगा? क्या मजाक कर रहे हैं आप? खुद एक क्रिमिनल बन रहे हैं और आपको लगता है आपका दोस्त जो इतना अच्छा इंसान है, एक बेहतरीन रिसर्चर है, वो एक क्रिमिनलगिरी करेगा और आपके माँ को मारेगा? आप बहुत मजाकिया हैं। जिस पर वो कहते हैं मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, मैं भी एक रिसर्चर हूँ, आप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी बात पे भरोसा करने जैसा तुम्हारी में कोई बात ही नहीं है, तुम कैसे किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हो, तुम कैसे किसी को कह सकते हो? जिस पर वो कहते हैं तो आप भी कैसे कह सकते हैं कि मेरी गलती है? जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्त ने खुद एफआईआर करवाई कि उसे तुमसे खतरा है, और तो और उसने खुद कहा है कि तुम अगर जानना हो सच तो वो मैं यहाँ आकर के देखूँ। मतलब उसने जानबूझकर आपको कहा कि आप यहाँ आकर खुद देखिए। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि बस तुम्हारा बहुत हो गया, अब पुलिस स्टेशन चलो और सारी चीज़ें वहीं बात होगी। फिर वो उसे लेकर जाते हैं और कहते हैं, वो कहता है कि एक कॉल तो कर सकता हूँ ना? जिस पर वो कहता है ठीक है कर लो। फिर वो इंद्रानी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल उठाती नहीं है। उसके बाद फिर मुत्थू को कॉल करता है। हालांकि उस टाइम पे पुलिस कहता है तुमने एक कॉल की बात की थी, तुम दूसरा कॉल क्यों डायल कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि नहीं सर, मुझे बस एक और कॉल, किसी ने उठाया नहीं फ़ोन तो मैं क्या करूं? फिर वो मुत्थू को फ़ोन करते हैं तो मुत्थू भी फ़ोन उठा नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि इंद्रानी आवाज़ दे देती है। फिर पुलिस उससे फ़ोन ले लेती है। फिर कुछ टाइम बाद फिर मुत्थू देखता है कि ईशांत का कॉल आया हुआ है, तो वो फिर कॉल बैक करता है। जब वो कॉल बैक करता है तो एक हवलदार बोलता है सर ये फ़ोन बज रहा है। जिस पर वो कहता है कि अरे उसका फ़ोन बंद करो, उसको बोला फ़ोन बंद करेगा। जिस पर वो कहता है कि ठीक है। जिस पर वो फ़ोन बंद करने के लिए हवलदार, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट या उसके आई स्कैनर के बिना उसका फ़ोन खोल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से फ़ोन कोई लॉक कर ही नहीं पा रहा था, स्विच ऑफ नहीं हो रहा था। जिस पर वो कहता है कि सर इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। जिस पर वो कहता है ठीक है उससे करवाओ। उसके पास फिर फ़ोन लेकर जाया जाता है। वो कहता है कि मैं इसे एक बार कॉल कर लूँ। जिस पर फ़ोन देखता है मुत्थू का आ रहा तो तुरंत रिसीव कर लेता है हवलदार के हाथ से फ़ोन ले करके और कहता है मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, मेरी माँ के लिए प्लीज़ मेरी माँ की जान बचा लो,
कोई यहाँ पे शहर में मत आना, सबकी जान खतरे में है। जिस पर वो ये बोलता है तब तक पुलिस दरवाज़ा खोल करके उसे 2-4 चमेट मार देते हैं और उससे फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं तुमसे कहा था कि फ़ोन बंद करने के लिए, तुम्हें किसी ने कहा कि कॉल रिसीव करो। जिस पर वो कहने लगता है सर वो बहुत ज़रूरी बात है, मेरी माँ की जान खतरे में है। जिस पर वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मेरी माँ अकेली है ऑफिसर, किसी को तो पता होना चाहिए, मेरे दोस्त यार किसी को तो पता होना चाहिए कि मेरी माँ खतरे में है। जिस पर वो कहता है बकवास बंद करो। मुथु ये सारी चीज़ें बात सुन रहा होता है और कहता है कि तुम इसे फ़ोन को अनलॉक करो और ताकि हम इसे बंद कर सकें। जिस पर वो कहता है कि ठीक है मैं अनलॉक करता हूँ, मुझे एक कॉल और करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। जिस पर वो कहता है नहीं, किसी से तुम कुछ बात नहीं करोगे। जिस पर वो कहता है ठीक है मैं बात नहीं करूँगा, बस एक मैसेज डाल दूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है एक मैसेज डाल सकते हो। जिस पर वो फ़ोन को अनलॉक करता है और देखता है कि मुथु लाइन पे है और वो ज़ोर ज़ोर से पुलिस के सामने ही बोलता है कि सर मेरी माँ खतरे में है, वो मेरा दोस्त वो बहुत बुरा इंसान है, वो मेरी पत्नी पे रिसर्च करके मेरी पत्नी को जान से मार दिया, फिर मेरे पिता को उसने मार दिया, उसके बाद फिर मेरे पास उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो बहुत बुरा इंसान है। उसने एक लड़के को कैद किया अपने अपने घर अपने खुद के हॉस्पिटल में और उसने उस पर रिसर्च की है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप उसके हॉस्पिटल जा कर के वो सारे सबूत देख सकते हैं, वो रिसर्च पेपर वगैरह सब देख सकते हैं, वहाँ कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। आप जाइए उसके हॉस्पिटल में, उसको देखिए जा कर के। उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जिस पर वो कहते हैं वो लड़का कहाँ है तब। जिस पर वो कहता है वो लड़का गांव में रहता है। हाँ तो उसने किसी पे रिसर्च किया और उसे ज़िंदा भी छोड़ दिया। जिस पर वो कहता है क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने मेरी बेटी पे भी रिसर्च किया था। अच्छा तो तुम अब अपनी बेटी का भी बहाना मारोगे, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माँ के अलावा और कोई नहीं है, तुम्हारी बेटी कहाँ से हो गई। हाँ जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी बेटी तो थी ही नहीं कभी, तुम्हारी पत्नी थी जो मर चुकी है। और जहाँ तक तुम्हारे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी तो मर चुकी है ना, वो काफ़ी साल पहले बचपन में शायद गुम हो गई थी और उसका डेड बॉडी भी मिला था ना तालाब से, कुछ नदी से या। जिस पर वो कहते हैं मेरी बेटी ज़िंदा है सर, मैं सच कह रहा हूँ कि आप उस आदमी को पकड़िए, उसकी गलती है, उसने सब कुछ किया है, उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, वो एक साइंटिस्ट कहलाने के लायक नहीं है, उसने लोगों को मारा है अपने रिसर्च के नाम पे। जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा अगर वो रिसर्च के नाम पे किसी को मारता है तो कोई बात नहीं, वैसे भी वो साइंटिस्ट लोग के लिए रिसर्चर नॉर्मल होता है। पुलिस ऑफिसर की ऐसी बात सुन करके ईशान बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि किसी भी रिसर्चर को किसी भी इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उसने किसी भी इंसान की जान ली है और आप कह रहे हैं कि आप उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं कर सकता मैं, तुम्हें टाइप करना है या नहीं करना है मैसेज। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर वो मैसेज टाइप करके इंद्रानी से कहता है कि अपनी दादी की जान बचा लो और सब एक साथ रहना, किसी की को भी अलग मत होने देना। मुझे उम्मीद है कि तुम सबका ध्यान रख लोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बच्ची। शायद मैं अब कभी तुमसे ना मिल पाऊँ, शायद अब मैं तुम्हें कभी ना देख पाऊँ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी भाई की भी जान ना बचा पाऊँ। तो कोशिश करना कि अपने आप को और अपने परिवार को बचा लो। मैं तुम्हें कुछ होते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें यह आखिरी मैसेज कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, अपना ध्यान रखना। तुम्हारे पिता ये मैसेज सेंड कर देता है और उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि मुथु भी ये सब सुन चुका होता है तो वो भी फ़ोन उधर से काट देता है और फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। मुथु इंद्रानी से जाकर कहने लगता है कि बेटी तुम्हारी दादी की जान खतरे में है। जिस पर इंद्रानी कहती है कि मेरी दादी को कुछ नहीं होने वाला,
वो बिल्कुल ठीक होंगी। जिस पर वो कहते हैं तुम्हारे पिता की भी जान खतरे में है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।